बाहर में पानी आ रहा है और ये कूलर के वजह से आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, तो मेरी विनती है मैनेजमेंट वालों से दोनों कूलर ऑफ कर दो ताकि आगे भी आवाज आए। ये दोनों कूलर ऑफ कर दो। अब थोड़ा गर्म होना चाहिए माहौल, ठंडा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कूलर बहुत ये हो रहा है। मैं यहां बैठा था तो मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही कौन क्या बोल रहा है। भाइयों, सबसे पहले ये जो स्थापना दिवस है, यहां बहुत सारे कार्यकर्ता है बिरसा ब्रिगेड के, संतोष 15 वरिष्ठ कार्यकर्ता जो लोग हैं, काम करने वाले, कैडरेस करने वाले। ये जो आयोजन है, मेरे को खुशी तब होती कि स्थापना दिवस जैस का है और आयोजन बिरसा ब्रिगेड के लोग करते, तब थोड़ा मजा आता। वो जैस का आयोजन बिरसा ब्रिगेड ने करना चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिरसा ब्रिगेड का आदमी यहां बिल्कुल ठंडा आया है, दर्शक जैसा दिख रहा है। ये तो सिखाया नहीं उसको, ऐसी कोई टीचिंग भी नहीं हुई उसको। ऑर्गेनाइजेशन आपसी मेल जो आपसी समझ जिसको बोलते हैं आप लोग, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता कि स्थापना दिवस, जैस का स्थापना दिवस बिरसा ब्रिगेड के लोग मनाते, तब लगता है कि भाई आपसी अंडरस्टैंडिंग में ताकत आई है। ये होता तो मजा आता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं वो डॉक्टर मीना जो बोल के गए, मैं उनसे बहुत इंप्रेस हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा बोले और वो जो बोल रहे थे उसको हम लोग सीरियस नहीं लिए, उस बात को थोड़ा भी सीरियस नहीं लिए हम लोगों ने। अगर मैं किसी को खड़े करके पूछूं डॉक्टर मीना ने क्या बोला, तो कोई नहीं बताएगा। वो दिल्ली से आया है, इतनी अच्छी बात किया है उसने, इतनी सेंसिटिव बात किया है, गंभीर बात किया है उन्होंने। उनको सीरियस नहीं लिया किसी ने, मेरे को उस बात का दुख है। इतनी गंभीर बात बोल के कोई आदमी हमारे बीच में आता और चले जाता है, हम उसको सीरियसली नहीं लेते। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसको ब्रेन पैरालिसिस बोलते हैं। जिसके ब्रेन को लकवा मार दिया, ऐसा ब्रेन हो गया है हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। ये 3 मुद्दे आप लोग किसी अखबार में नहीं पढ़ेंगे। ये 3 मुद्दे आप लोग किसी टेलीविजन में नहीं देखेंगे। ये 3 मुद्दे आप लोग आपस में डिस्कस करते हुए भी नहीं सुने होंगे अभी तक। पहला मुद्दा यह है कि आरएसएस ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है राम पदगमन। राम पदगमन का मतलब है कि राम जी जहां जहां से गुजरे वो एरिया को इन्होंने लोकेट किया है। उसका नेट पे जाओ, अभी आप सर्च मारो राम पदगमन का, आपको वो पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताना चाहता हूं। वो राम पदगमन का जो मसला है वो मणिपुर से शुरू होता है और केरल में जाके रुकता है। उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बस्तर, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, ये पूरा क्षेत्र आ रहा है। और इसको वर्ल्ड टूरिज्म जो है, वर्ल्ड हेरिटेज का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बेसिस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे रजिस्टर्ड किया गया है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोटेक्शन के नाम पर
इंडिया में कि 288 टाइगर है। 288 टाइगर को बचाने के लिए 2 लाख हेक्टेयर जमीन रिजर्व किए इन्होंने, 2 लाख हेक्टेयर जमीन। और वो 2 लाख हेक्टेयर जमीन का जो मामला है वो 2 करोड़ आदिवासियों को इफेक्ट करता है। 2 करोड़, 280 टाइगर के लिए 2 करोड़ आदिवासियों की बलि। अभी पहले झगड़ा था गवर्नमेंट वर्सेस आदिवासी, अब झगड़ा हो गया है टाइगर वर्सेस आदिवासी, टाइगर वर्सेस ट्राइबल। यानी आदिवासियों का झगड़ा शेर से है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो टाइगर मैप बनाया गया है वो सेम टू सेम राम पदगमन एरिया है। गौर से सुनो, पहले दिमाग में डाल लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये वो क्षेत्र है जिसमें आदिवासियों के 60% 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं। टू डिस्ट्रक्ट, टू डिमोलिश द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल आरएसएस प्लान, उन्होंने जो प्रॉपर प्लानिंग किया है वो ऐसा किया है कि जंगल प्राणी प्रोटेक्शन के नाम पर, टाइगर प्रोटेक्शन के नाम पर, राम पदगमन के नाम पर 5th शेड्यूल का एरिया डिमोलिश कर देंगे। और वो पूरा 5वीं अनुसूची का 60% क्षेत्र है सेंट्रल इंडिया का, और 6वीं अनुसूची का 40% क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का, जिसको आप लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 सिस्टर इसलिए बोलते हैं वो 7 राज्य है। साथियों, इस देश में 2 भारत है। मैं ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूं, 2 भारत है, एक आदिवासी भारत और दूसरा आधुनिक भारत। मैं जिस आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं ये अभी संविधान बनने के बाद बना है, लेकिन जिस आदिवासी भारत की मैं बात कर रहा हूं ये इस देश में हजारों 10,000 साल से अस्तित्व में है। इसको किसी ने नहीं बनाया, ये पहले से अस्तित्व में है। तो इस देश में आधुनिक भारत वर्सेस आदिवासी भारत ऐसा झगड़ा चल रहा है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। आधुनिक भारत का मतलब होता है मॉडर्न इंडिया, और आदिवासी भारत का मतलब होता है एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन भारत है उसका आधुनिक भारत के साथ में झगड़ा चल रहा है। प्राचीन भारत बोलता है उसके इस देश के जल जमीन जंगल पे सांस्कृतिक सामाजिक अधिकार है। आधुनिक भारत बोलता है कि इस देश के जल जमीन जंगल पे उसके संवैधानिक राष्ट्रीयता के अधिकार है। आप जब 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में अपने जल जमीन जंगल के अधिकारों की बात करते हो तब तब ये लोग आप पे देशद्रोह का केस लगाते हैं। ये ऐसा झगड़ा है, ऐसा लगता है सीधा, लेकिन ये जिलेबी के जैसा सीधा है। ये मामूली बात नहीं है। सिविल वॉर की तरफ जा रहा है देश। मैं बार बार यही बात बताता हूं कि जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं उस क्षेत्र में इस देश की 60% जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं, वो इस क्षेत्र में लगाए गए हैं। अरे सैनिक तो बॉर्डर में होने चाहिए, पाकिस्तान के बॉर्डर में होना चाहिए, चाइना के बॉर्डर में होना चाहिए, श्रीलंका के बॉर्डर पे होना चाहिए, नेपाल के बॉर्डर पे होना चाहिए। वो आदिवासी क्षेत्र में क्या कर रहा है? ये सैनिकों की आदिवासी क्षेत्र में क्या जरूरत है? जिस आदिवासी के बदन पे कपड़े नहीं, वो जो घास की झोपड़ी में रहता है, जिसके पास खाने को ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके घर के बाजू में 2 AK-47 पकड़ के जवान चौकीदारी कर रहे हैं। मामला क्या है? क्या मामला है? गौर से सोचो, देश में क्या चल रहा है।
मंदिरों के बारे में सोचा गया है। मैन भाई ने बोला कि सिवनी में मॉब लिंचिंग का काम हुआ है। वो कुछ आदिवासियों के पास में गाय का मटन मिल गया, उनको मार दिया गया बजरंग दल के दौरान, उनको स्पॉट पे मार दिया गया, उनकी बेल हो गई, वो लोग घूम रहे हैं और वहां पे फिर दहशत का माहौल है कि बजरंग दल की तरफ आदिवासियों ने गुस्से से नहीं देखना चाहिए, डर रहे हैं लोग, ऐसा दहशत का माहौल बना रहे हैं। ये एग्जाम्पल है अपने सामने, स्टेट में क्या चल रहा है उसका एग्जाम्पल है। साथियों, ये सब चीजें प्रैक्टिस की जा रही है सिर्फ आदिवासियों के बीच, कि आपके दिमाग में डर निर्माण कर दिया जाए कि आपको पुलिस से तो डरना ही है, साथ में आरएसएस से भी डरना है। जाओ किसी क्लास 1 ऑफिसर को खड़ा करो, मैं भोपाल में बात कर रहा हूं, किसी क्लास 1 ऑफिसर आदिवासी ऑफिसर को बुलाओ कि भैया तू जैस के सम्मेलन में क्यों नहीं आया, तो वो बोलेगा मैं जैस के सम्मेलन में जाता तो इनको पता चल जाता, मेरे पे डिपार्टमेंटल एक्शन होती, मेरी ट्रांसफर हो जाती। ये जैस के बच्चे जिन्होंने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़े, आज वही अधिकारी ये कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे। मेरे को इस बात का दुख है। यही बच्चे आरक्षण का आंदोलन करने सड़क पे खड़े होते हैं, लेकिन जब उनके अस्तित्व की बात आई यहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी में, जब वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहां कोई ऑफिसर नहीं आता है। क्या है ये, क्या इंडिकेट करते हैं, क्या संकेत मिलता है इससे? आप सोच सकते हो आपके ऑफिसर कितने प्रेशर में है, कितने दबाव में है, कितने दबाव में है। ये कंडीशन का जायजा लेना बहुत जरूरी है। अब रही बात कि ये कंडीशन में कि पूरे देश के 2 करोड़ आदिवासी यहां से खत्म हो जाएंगे, इस बेल्ट से पूरा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये है आदिवासी भारत जो है वो हिंदू भारत बन जाएगा। कुछ लोगों ने, मैं आगे आगे बात करता हूं, आवाज आ रही क्या? कुछ लोगों ने यह बात बोले कि भाई सतीश पेंदाम गलत बात कर रहा है, कोई भील वील के बारे में यूनाइटेड नेशंस में बात नहीं गई, तो वो जितने बेवकूफ है खड़े हो जाओ, मैं बात कराता हूं। अबे इन्होंने बोला है कि जो भील वंश के लोग हैं उनकी जो भिल्ली भाषा है उसके 50% वर्ड जो है वो संस्कृत के है, इसलिए ये आदिवासी नहीं है। अब तो भीलों के एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम आ गया है, भील वंश के अस्तित्व का प्रश्न है ये कि वो आदिवासी नहीं है। ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला जा रहा है, और वही लोग जो लोग बोलते हैं वो लोग खुलेआम हमारे बीच में घूमते हैं। हमारे लोग उनकी थैली पकड़ पकड़ के काम कर रहे हैं। तुम आदिवासी नहीं रहोगे तो क्या रहोगे तुम, तुम्हारा क्या अस्तित्व रहेगा भाई? एक तरफ यहां की गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है कि भारत में आदिवासी नहीं है, दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट बोलती है कि भील वंश के लोग जो भिल्ली भाषा बोलते हैं उनके शब्द संस्कृत से मिलते हैं, वो आर्य संस्कृति के शब्द है, इसलिए वो भी आदिवासी नहीं है। ऐसा तुमको खत्म करने का षड्यंत्र रचते हैं। वो लोगों के लिए जो तुम्हारे बीच में षड्यंत्र रचते हैं, वो लोग घूम कैसे सकते हैं यार तुम्हारे बीच में? हमारे लोग सीरियस क्यों नहीं है उसके लिए? हमारा बच्चा क्यों नहीं सीरियस है? हमारा अधिकारी क्यों नहीं सीरियस है? इलेक्शन के बारे में बराबर सीरियस है। अबे तू एमएलए बना है, तू मिनिस्टर बना है, तो क्या झक मार लिया? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में इन्होंने एक प्रस्ताव नहीं लाया। अभी बताओ 5 साल में ऐसा कौन सा प्रस्ताव आया है जो तुम्हारे रोजगार और तुम्हारी जमीन से जुड़ा हुआ है? बताइए, चलो बताओ, मेरे को खड़े होके बताओ। एक आध प्रस्ताव है? 112 प्रस्ताव हुए 5 साल में पास, 112 में से एक आदिवासियों को प्रस्ताव नहीं था। तब कहां गए थे तुम्हारे नेता? तब कहां गए थे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, बड़े बड़े लोग? जब रियल बात बोलो तो तुमको तकलीफ होती है। ये हवा में बात नहीं होना, कुछ तो भी ऐसा गम्मत का खिलौना लेकर बड़ी बात करना, उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते।
जमीन पे आओ, उसके रूट्स पे जाओ। तुम्हारी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं। हम संगठन के बारे में बात करें, आज संगठन को बचाने की बात नहीं है, समाज को बचाने की बात है। अपना समाज जिंदा कैसे रहेगा जब वो भील आदिवासी ही नहीं रहेगा? तो आदिवासी तो आधे टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक अभी भील पे आई तो गोंड चुपचाप है, कोरकू चुपचाप है, कोल चुपचाप है, कल गोंड पे आएंगी तो भील भी चुपचाप रहेगा। इसको समाज नहीं बोलते। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज नाम की चीज है। जात के लिए टंटे भील ने काम नहीं किए। कुर्बानी टंटे मामा की जात के लिए नहीं थी, समाज के लिए थी। बिरसा मुंडा की कुर्बानी समाज के लिए थी, राघोजी भांगरे की कुर्बानी समाज के लिए थी, बाबूराव शर्मा की कुर्बानी समाज के लिए थी, जात के लिए नहीं थी। ये जात नाम की संकल्पना से बाहर आ जाओ। धर्म और जात, बिरसा मुंडा ने बोला ये खिलौने हैं, ये लड़ाई के मैदान में काम नहीं आते। जो सैनिक होता है वो जात और धर्म का सहारा नहीं लेता। जो सैनिक होता है वो अपने वंश और संस्कृति की बात करता है, अपने अधिकारों